हेलो एंड वेलकम टू द कलेक्टर बाबू। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम एक इकोनॉमी की सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें हमारा फोकस पीवाईक्यूज पे है। ठीक है, हमको पीवाईक्यू इकोनॉमी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको हमें 10 टॉपिक्स पे कवर करना है। 10 टॉपिक्स के आपको 10 वीडियोस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमारा फोकस क्या है कि उस पूरे टॉपिक का आपको एक प्रॉपर रिविजन दे दिया जाए, जिसमें क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, फैक्ट क्या है, फैक्ट कैसे आपको प्रीलिम्स में यूज़ करना है। तो वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। साथ ही साथ जितने 15-20 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उनको हम कवर कर रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि इनका क्वेश्चन सॉल्विंग हमारा जो अप्रोच होना चाहिए, जो प्रीलिम्स क्लियर करने में एक्चुअली हमको हेल्प करता है, वो कैसे हमें रखना चाहिए, या प्रीलिम्स के क्वेश्चन हमें किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। अगर हम लोग उस क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हों तो हमें कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो ये सब हम एक एक करके सारे वीडियोस में देखेंगे, मतलब पूरे इकोनॉमिक्स को हम 10 टॉपिक्स पे कवर करेंगे। इसी तरीके से हम हर सब्जेक्ट के लिए आपको 10 वीडियोस की एक सीरीज जो है वो लाकर देने का प्लान कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हमने ऑलरेडी 6 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें हमारा इन्फ्लेशन हो गया है, उसके बाद हमने मनी एंड बैंकिंग देखा था, फिर हमने फिस्कल पॉलिसी देखी थी, उसके बाद हमने ग्रोथ वाला चैप्टर देखा था जिसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट ये सब हमने देखा था। उसके बाद हमने वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, मतलब जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको हमने कवर किया था। फिर हमने एक्सटर्नल सेक्टर का भी वीडियो जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जो कि यहाँ से जो रुपी डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस हैं, एक्सचेंज रेट के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर जो क्वेश्चंस हैं, उनको भी हमने पूरा जो है इन 6 टॉपिक्स में हमने कवर कर लिया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट, जहाँ से आपको बेसिकली टर्म बेस्ड जो है क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। बट एक ट्रेंड आया है कि फाइनेंशियल सेक्टर से आपको हर साल एक अच्छे चंक में जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली होता क्या है? देखिए, हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे देश में जो जितनी फैक्ट्रीज़ हैं, अगर हमारे देश को हमको जीडीपी को आगे बढ़ाना है, हमें हमें ग्रोथ अगर हमारी इकोनॉमी में लेकर आना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें और ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। हमारी जीडीपी क्या होती है? जितना भी हमारे देश में डोमेस्टिक जो भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी टोटल वैल्यू को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। तो अगर हमको जीडीपी बढ़ाना है, तो गुड्स एंड सर्विसेज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। अब ये प्रोडक्शन करती कौन-सी है? कंपनीज़ करती हैं, इंडस्ट्रीज़ करती हैं, ठीक है? आपकी फैक्ट्रीज़ करती हैं। तो इन कंपनीज़ को लगाने के लिए, इन फैक्ट्रीज़ को चलाने के लिए, इन इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए आपको चाहिए फंड, ठीक है? अब हमारे पास में जो फंड का जो एक मेन सोर्स है, वो है बैंक। बट बैंक के पास में लिमिटेड कैपेसिटी है, ठीक है? आप पूरी तरीके से बैंक के कैपिटल पे रिलाय नहीं कर सकते, तो आपको बाहर से, मार्केट से बेसिकली आपको फंड जो है वो लेना पड़ता है। तो यहाँ पर पूरा आपका फाइनेंशियल मार्केट है क्या? देखिए, यहाँ पे ये ऐसे काम करता है। मतलब हमारे देश में कुछ लोगों के पास में सरप्लस फंड होगा, ठीक है? कुछ लोगों के पास सरप्लस फंड होगा, तो वो अपना पैसा कहाँ रखेंगे? बैंक वगैरह में रखेंगे, ठीक है? और बैंक से जिनको भी पैसे की ज़रूरत होगी, वो लोग लोन ले लेंगे, ठीक है? अब कई बार बिना बैंक के भी या तो कोई फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज होगी, ठीक है? या फिर ये डायरेक्टली कंपनी जो है वो रिटेल इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठे करेगी। तो पूरा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है? जिसके पास में सरप्लस फंड है और जिसको पैसे की नीड है, वो पैसे यहाँ से बेसिकली रेज़ करेगा मार्केट से। मतलब जिसका फंड सरप्लस है, वो पैसा देगा, और जिसको फंड की नीड है, वो पैसा लेगा। बदले में उनको मिलेगा क्या? बदले में पूरा इनको मिलता है या तो इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर इनको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है? मतलब बिना मतलब के तो कोई आपको पैसे देगा नहीं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, मतलब अगर आपको पैसे चाहिए, ठीक है? तो आप 2 तरीके से पैसे रेज़ कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट टर्म की नीड है, ठीक है? अगर आपको शॉर्ट टर्म की नीड है, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं मनी मार्केट की तरफ, मनी मार्केट। और अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल की नीड है, ज़्यादा समय के लिए आपको पैसे चाहिए, तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर कैपिटल मार्केट की तरफ। अब दोनों में एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि मनी मार्केट में हमेशा जो पैसे ले जाते हैं वो 1 साल से कम के लिए ले जाते हैं, या 1 साल के लिए ले जाते हैं। इसमें आपको जो पैसे लेते हैं लोग, वो मोर देन 1 ईयर के लिए पैसे जो हैं वो लिए जाते हैं। और एक डिफरेंस आपको ये देखने को मिलेगा कि शॉर्ट टर्म पैसा किसको ज़रूरत पड़ेगी? किसी को अगर नई फैक्ट्री खोलनी है तो क्या शॉर्ट टर्म पैसा लेगा? नहीं, क्योंकि वो तो अपनी फैक्ट्री खोल रहा है, वो अपना स्टार्टअप खोल रहा है, तो उसको तो अभी सस्ता लोन चाहिए, लंबे समय के लिए चाहिए, क्योंकि अभी तो प्रॉफिट जनरेट कर नहीं पाएगा 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो शॉर्ट टर्म जब आपको एकदम से कोई नीड कर जाए, ठीक है? आपको कैश का कमी पड़ जाए, ठीक है? आपका कैश फ्लो कम हो जाए,
या बैंकों को कभी-कभी अपना एसएलआर, अपना सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है, तो उसके लिए भी उनको अर्जेंट कभी-कभी शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की नीड होती है। तो ये उनके लिए बेसिकली यूज़फुल होता है। और यहाँ पर जो आप नई स्टार्टअप अगर आप लगाते हो, ठीक है, कंपनी आप सेटअप करते हो, न्यू कंपनी को सेटअप करते हो, तब आपको जो है लॉन्ग टर्म पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ और है यहाँ पे, ये जो मनी मार्केट है, इसमें बेसिकली 3 टाइप के आपको इंस्ट्रूमेंट जो हैं, वो देखने को मिलेंगे। कौन-कौन से वो 3 इंस्ट्रूमेंट होंगे? एक होगा आपका कॉल मनी, दूसरा होगा आपका नोटिस मनी, तीसरा होगा आपका टर्म मनी। तो ये बेसिकली मनी मार्केट के ही 3 वेरिएंट है। तो कॉल मनी में क्या होता है, जब आपको 1 या 1 दिन से कम के लिए पैसे चाहिए, मतलब कुछ घंटों के लिए अगर चाहिए, जनरली ये पैसे किसको चाहिए होते हैं? बैंक वालों को चाहिए होते हैं। एकदम से उनको नीड आती है, कुछ आवर्स की उनको फ्रेंड की ज़रूरत पड़ती है, उनको अपना अकाउंट मेंटेन रखना पड़ता है, तो कुछ घंटों की अगर उनको पैसों की नीड होती है, तो वो बेसिकली कॉल मनी लेते हैं या दूसरे बैंकों से वो लोग लेते हैं। तो ये बेसिकली इंटर बैंक ट्रांज़ैक्शन होता है। नोटिस मनी में आपको कितने दिन के लिए पैसे मिलते हैं? 2 टू 14 डेज़ के लिए। और टर्म मनी में आपको बेसिकली जो पैसा मिलता है वो 15 डेज़ टू 1 ईयर तक का, क्योंकि हम यहाँ मनी मार्केट देख रहे हैं, मनी मार्केट में सिर्फ 1 साल तक आपको पैसे मिल सकते हैं, तो 15 डेज़ टू 1 ईयर। तो ये 3 वेरिएंट मिलेंगे आपको, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी, मनी मार्केट की ये मतलब वेरिएंट है। अब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है, इंस्ट्रूमेंट पे ही क्वेश्चन आया है अभी तक, तो इंस्ट्रूमेंट देखते हैं पहले। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये याद रखना कि जो मनी मार्केट है उसका जो बेसिकली रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। और जब कैपिटल मार्केट जिसमें हम 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसे लेते हैं, तो उसको कौन रेगुलेट करता है? उसको सेबी रेगुलेट करता है। ठीक है? तो यहाँ पर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। जितना भी 1 साल के लिए पैसे लगते हैं, किस-किस को लगते हैं यहाँ पे? गवर्नमेंट है, बैंक्स हैं, कॉर्पोरेट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये सब मनी मार्केट में पिक्चर में होती है। मेन फैक्ट क्या है? 1 साल से कम के लिए पैसा कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करती है। सबसे पहला कंपोनेंट है आपका ट्रेज़री बिल। बेसिकली अब आपको हमने देखा कि मनी मार्केट मतलब 1 साल से कम के लिए पैसे चाहिए। किसको चाहिए? यहाँ पे गवर्नमेंट को पैसे चाहिए। ठीक है? अब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए 1 साल से कम के लिए, तो वो क्या करेगा? अपना बेसिकली एक सिक्योरिटी जारी करेगा। वो क्या है? ट्रेज़री बिल जिसको बोला जाता है। ट्रेज़री बिल कुछ नहीं, तो इसको आप ऐसे कागज़ का टुकड़ा समझो, ठीक है? इस कागज़ के टुकड़े में ये लिखा होगा कि भाई हमें इतना पैसा आपको देना है और इस डेट पे आपको देना है। ठीक है? अब ये जो लोन आप सरकार को दे रहे हो, ठीक है? तो ये जो पूरी जो सिक्योरिटी है, वो बेसिकली ज़ीरो कूपन सिक्योरिटी कहलाती है। ज़ीरो कूपन सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि सपोज़ करो सरकार ने ₹100 का ट्रेज़री बिल जारी किया, ठीक है? आपके पास में पैसे थे, आपने ये ट्रेज़री बिल खरीद लिया और सरकार को ₹100 दे दिए, ठीक है? अब देखो यहाँ पर कैच क्या है? यहाँ पे कैच ये है कि इस ₹100 पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसमें बेसिकली क्या मिलेगा? ये ₹100 का ट्रेज़री बिल ज़रूर आपको इश्यू हुआ है, बट इसमें सरकार बेसिकली आपसे ले कितने रही है? मात्र 95 रुपीज़। तो बेसिकली जो ₹5 हैं, वो आपका इंटरेस्ट है, वो आपका प्रॉफ़िट है, ठीक है? मतलब यहाँ पे कोई आपको जैसे आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना होता है ना, वो इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना है। सिंपल जब आप ये एक मान लो आप 91 डेज़ के लिए आप जारी करते हो, 91 डेज़ आपके हो गए, आपने इन्वेस्ट करा, अब आप वापस से ट्रेज़री बिल लेके सरकार के पास जाओगे, ठीक है? तो वो आपको ₹100 वापस करेगी। आपने दिया कितना सरकार को? ₹95, अब आपको मिले कितने? ₹100। तो ये बेसिकली ज़ीरो कूपन मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको डिस्काउंटेड रेट पे बेसिकली जो ट्रेज़री बिल है वो मिला था। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि ट्रेज़री बिल कौन जारी करता है? सरकार जारी करती है। कौन-सी सरकार जारी करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? सेकंडली ये कितने वेरिएंट के लिए जारी होता है? 91 डेज़, 182 डेज़ और 364 डेज़ मतलब मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है तो 1 साल से बियॉन्ड नहीं हो सकता, ठीक है? तो सरकार को जब भी शॉर्ट टर्म में पैसे की नीड होती है, तो वो ट्रेज़री बिल जारी करता है। कैसे जारी करता है? ज़ीरो कूपन सिक्योरिटी यानी डिस्काउंटेड रेट पे। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो और ये स्टेट गवर्नमेंट ये जारी नहीं करती, ठीक है? अब यहाँ पे आपने देखा होगा ये जो पैसे की नीड है वो 91 डेज़ तक के लिए ही मतलब आप ट्रेज़री बिल जारी कर सकते हो, उससे कम के लिए नहीं। अब मान लो सरकार को सिर्फ़ 10 दिन की ज़रूरत हो या 1 दिन के लिए ज़रूरत हो, 2 दिन के लिए ज़रूरत हो, तो वो क्या जारी करेगी? कैश मैनेजमेंट बिल जारी करेगी। ये भी एक टाइप का गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट जारी कर रही है, तो सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, सिक्योर आपके लिए सिक्योरिटी आप जाओ, इन्वेस्ट करो, आपको पैसे जो है वो मिल जाएँगे। मतलब आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो क्योंकि सिक्योर एसेट है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ये भी सरकार जारी कर रही है और ये भी कौन-सी सरकार जारी कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट जारी कर रही है। अब ये जो इसका जो वेरिएंट होगा ये 91 डेज़ के लिए कम का होगा। अगर 91 डेज़ के बियॉन्ड है तो आपको ये ट्रेज़री बिल सरकार जारी कर देगी। बट 91 डेज़ से कम के लिए पैसे चाहिए तो आपको बेसिकली कैश मैनेजमेंट बिल जो है वो दिया जाएगा। ठीक है? और ये भी डिस्काउंटेड रेट पे जाएगा। ठीक है?
मतलब अगर 100 रुपए की आपको कैश मैनेजमेंट बिल जारी हुआ है, तो एक्चुअल में आप सरकार को कितना दोगे? मात्र 95 रुपीज़ दोगे। 5 रुपए आपका प्रॉफिट पहले ही आपको दे दिया गया है। अब जब भी आप इसको रिडीम करोगे तो आपको 100 रुपए जो है वो मिल जाएँगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपका ट्रेज़री बिल है और जो आपका कैश मैनेजमेंट बिल है, ये एक टाइप की एसएलआर इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए आप इन्हें यूज़ करते हैं। हमने बैंकिंग में देखा है कि बैंकों को जैसे कोई डिपॉज़िट आता है, तो उसका जो 3% है, वो आरबीआई के पास में कैश रिज़र्व रेज़र रखना पड़ता है और 18% उसको एसएलआर जो है, वो अपने पास मेंटेन रखना पड़ता है, जिसमें आपका कैश, गोल्ड और सिक्योरिटीज़ आती हैं। तो उस एसएलआर में ये दोनों सिक्योरिटीज़ भी आती हैं, ट्रेज़री बिल भी आती है, कैश मैनेजमेंट बिल भी आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। अभी तक हमने क्या देखा कि दोनों बिल कौन जारी कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? तो बेसिकली जब भी स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या जारी करेगी? स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, इसे बोलते हैं एसडीएल्स। ठीक है? तो जब भी मार्केट से स्टेट गवर्नमेंट को जब पैसे रेज़ करने होंगे तो वो एसडीएल जारी करेगी। यहाँ भी बेसिकली क्या होगा? ये एक टाइप की डेटेड सिक्योरिटी रहेगी और मतलब ये भी आप एसएलआर में यूज़ कर सकते हैं। जो बैंक्स हैं वो एसएलआर में यूज़ कर सकती हैं। ठीक है? तो उसके बेसिस के आप जब भी आरबीआई से उसको पैसा लेना होगा बैंक को, तो वो इसको कोलेटरल रख के आरबीआई से पैसा उधार ले सकती है। बैंकों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है वेज एंड मीन्स एडवांसेस का। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे सरकार जो है वो अपना जो बिल है वो मार्केट में दे रही है। मतलब यहाँ पर आप बैंक ले रहे हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एलआईसी है, म्यूचुअल फंड वाले वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट मान लो सरकार को अभी पैसे की ज़रूरत पड़ रही है और कोई उसको देगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है उसको आरबीआई पैसे देगा। अब आरबीआई उसको फ्री में पैसे नहीं देगा। आरबीआई उसको बोलेगा भाई ये जो पैसे होंगे वो एक तरीके से मैं तेरे को उधार दे रहा हूँ। तो तुझे ये बताना पड़ेगा कि ये पैसे मुझे तू कब वापस करेगा और किस रेट पे वापस करेगा। ठीक है? तो यहाँ पर जब भी शॉर्ट टर्म की नीड पड़ेगी सरकार को तो डायरेक्टली आरबीआई से पैसे ले सकता है। ठीक है? बट ये पैसे उसे 3 महीने के अंदर-अंदर चुकाने पड़ेंगे और इस पैसों पे एक इंटरेस्ट रेट लगेगा, वो है रेपो रेट। जो बैंक आरबीआई से जब पैसे लेती है तो आरबीआई से रेट चार्ज करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। सेम रेपो रेट अप्लाई करेगी जब सरकार आरबीआई से पैसे लेगी, तो सरकार भी आरबीआई को उसको रेपो रेट देना पड़ेगा। और मान लो ये 90 डेज़ का जो विंडो है वो क्लोज़ हो जाता है, मतलब अगर वो पैसे देने चूक जाती है, तो रेपो रेट पे 2% का जो है पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो बहुत स्ट्रिक्टली मतलब आरबीआई जो है बहुत स्ट्रिक्टली सरकार को पैसे देती है। ऐसा नहीं कि आरबीआई जो है वो सरकार की शाखा है, तो जब मन करा तो आरबीआई से पैसे ले लिए, ऐसा नहीं होता है। तो सरकार को जब भी शॉर्ट टर्म में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसे अगर कोई पैसे नहीं दे रहा है तो आरबीआई उसको पैसे देगी, बट रेपो रेट पे देगी। क्लियर है? तो अभी तक मनी मार्केट में हमने क्या देखा कि पैसों की ज़रूरत किसको पड़ रही है? सरकार को। और मान लो अगर पैसों की ज़रूरत बैंक को पड़ जाए, तो बैंकों के पास भी शॉर्ट टर्म मनी लेने का एक अवसर है, मतलब एक तरीका है, वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट। यहाँ पे बैंक जो हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं, वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट जारी करेंगे जब भी उनको शॉर्ट टर्म में पैसे की नीड होगी। शॉर्ट टर्म मतलब 7 डेज़ टू 1 ईयर तक का अगर पैसों की नीड है, तो बैंक भी ये जारी कर सकती है। अब यहाँ कौन-कौन सी बैंक है? तो बेसिकली सारी कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग आपकी जो आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक, और जो आपकी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो भी ये शॉर्ट टर्म अगर पैसों की नीड है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट जो है, वो जारी कर सकती हैं। ठीक है? यहाँ पर बेसिकली एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि इसको आप ट्रेड भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास में ये सर्टिफिकेट डिपॉज़िट है, किसी ने इन्वेस्ट किया होगा, तो उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट होगा, तो बाहर इसको ट्रेड भी कर सकता है। ठीक है? तो ये आपको पॉइंट जो है याद रखना है। इसके बाद पैसों की नीड अगर मान लो कंपनी को है, तो कंपनी एक इंस्ट्रूमेंट जारी करती है, जिसे बोला जाता है कमर्शियल पेपर। मतलब रिलायंस को अगर पैसे की ज़रूरत है, तो वो जाएगी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है, तो ये रिलायंस कंपनी उसको क्या देगी? कमर्शियल पेपर जारी कर देगी, बदले में क्या ले लेगी? पैसे। ठीक है? तो जब भी कॉर्पोरेट, एनबीएफसी, ठीक है, एआईएफ को अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो कमर्शियल पेपर जो है वो जारी करेगी। ये भी शॉर्ट टर्म के लिए नीड के लिए पैसों की होती है, मतलब 7 डेज़ टू 1 ईयर तक का यहाँ पर आपको मैच्योरिटी पीरियड रहेगा। ठीक है? अब देखो यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे हर कंपनी को ये सब पैसा नहीं मिलता है कि इसने कमर्शियल पेपर जारी कर दिया उसको पैसा मिल जाएगा, नहीं। जिस भी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी, जितनी हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, अगर वो अच्छी रैंकिंग देती है कि ये कंपनी अच्छी है, इस कंपनी में डेट कम है, ये अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उसकी रेटिंग अच्छी होगी, तो वो बेसिकली कमर्शियल पेपर जो है वो जारी कर सकती है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको अभी तक आपने बैंक का देखा तो सर्टिफिकेट डिपॉजिट, जब कंपनी जारी करती है तो कमर्शियल ऑफ पेपर। अब एक और कंपनी के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, वो है कमर्शियल बिल। ये बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। मान लो एक कंपनी है जो कि सामान बनाती है, जिसने अपना सामान बेचा बी को। अब बी के पास में अभी कोई पेमेंट ही नहीं है, ठीक है? तो बी उसको क्या जारी कर देगा? बी उसको कमर्शियल बिल जारी कर देगा कि भाई मैं तेरे को 6 महीने बाद अगर 5 लाख का माल है तो मैं को 5 लाख तेरे को वापस कर दूँगा, ठीक है? इसी बीच
अगर मान लो ए को पैसे की जरूरत पड़ गई, बट ये तो आएंगे पैसे 6 महीने के बाद, बट अभी उसके पास में क्या है, कमर्शियल बिल। तो ये कमर्शियल बिल लेके जाएगा बैंक वाले के पास में, कि बैंक वाले को बोलेगा देखो 6 महीने मेरे पास में पैसा आ रहा है, अभी अभी मेरे पास पैसे की नीड है, तो तुम मुझे पैसा दे दो। मान लो 5 लाख रुपए उसको कमर्शियल बिल से, मतलब बी से आने वाले हैं पेमेंट। तो ए को, अब बैंक क्या बोलेगी, यार हम तेरे को सब 5 लाख दे देंगे तो हमारा क्या फायदा। तो वो बोलेगा एक काम कर, मुझे 4,90,000 रुपए दे दे, ठीक है, 10,000 रुपए तुम अपना रख लो। इसको क्या होता है, ये डिस्काउंटेड रेट पे बेसिकली कमर्शियल बिल जो है ट्रेड हो जाएगा। जैसे हमने जीरो कूपन रेट पे देखा था ना, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, जो पैसे मिलेंगे वो कट के मिलेंगे। तो जब बैंक पे इससे मिलेगी, जब बी से उसको पैसे मिलेंगे तो पूरे 5 लाख मिलेंगे। तो 10,000 का फायदा किसको हो जाएगा, बैंक को हो जाएगा। अब यहाँ पे मैच्योरिटी डेज कितना होता है, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, ठीक है। तो ये हमने 3 जो है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट देख लिए, क्लियर है। अभी मनी मार्केट के वेरिएंट हमने देखे थे, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ठीक है। बट यहाँ पर एक टर्म और है, सीबीएलओ। बेसिकली क्या होता है, यूपीएससी ने 2024 से पूछा था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो ये बेसिकली मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, कि जब आपको पैसे की नीड हो जाए, ठीक है। अब मान लो कोई आपको ऐसे पैसे देने को राजी नहीं है, तो आप क्या रखोगे, कोलेट्रल रखोगे। तो अगर कोलेट्रल यानी आपके पास अगर गवर्नमेंट ये सिक्योरिटीज हैं तो आप रख दो, तो बदले में आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा जो है वो मिल जाएगा। तो उसी पैसे को बोला जाता है सीबीएलओ, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा था। चलते हैं अब आगे। अब हमने देखा मनी मार्केट कैसे काम करता है, अब हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट। बेसिकली लंबे समय के लिए आपको पैसे चाहिए, बड़ी आपने फैक्ट्री खोली है, कोई स्टार्टअप खोला है, ठीक है, लमसम अमाउंट चाहिए और लंबे पीरियड के लिए। जैसा नहीं कि आप 1 साल में वापस कर दोगे, क्योंकि आपको उस कंपनी को जमाने में, सेटअप करने में, उसका रेवेन्यू जनरेट करने में सालों साल लग जाते हैं। तो आपके लिए काम करता है कैपिटल मार्केट, ठीक है। ये आपको 2 टाइप की मिलेगी, या तो प्राइमरी मार्केट होगी या सेकेंडरी मार्केट होगी। तो प्राइमरी मार्केट कब होता है, जब हम फर्स्ट टाइम, कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक के पास में ऑफर करती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं कभी-कभी, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कंपनी जो है फर्स्ट टाइम जो है अपनी सिक्योरिटीज़ जो है या अपनी शेयर होल्डिंग जो है वो इन्वेस्टर्स को देती है। इस इन्वेस्टर्स में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो से कोई कोई कंपनी हो गई वो आ जाए, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर जैसे हम आप जैसे लोग आ गए, वो भी किसी बड़ी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो है कंपनी अपने शेयर जो है वो ऑफर करती है, ठीक है, न्यू इश्यू करती है मार्केट में, तब हम इसे बोलते हैं आईपीओ बोलते हैं। ठीक है, बदले में इसको मिल जाता है कैपिटल, क्योंकि उसको मान लो अपना एक्सपांड करना हो या कोई नई एक्टिविटीज़ लॉन्च करनी है, उसको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है? तो वो क्या करेगी, अपने कुछ शेयर जो है वो पब्लिक को दे देगी या इन्वेस्टर्स को दे देगी, ठीक है? बदले में उसको पैसे मिल जाएँगे। बट अगर फर्स्ट टाइम शेयर उसने जारी करे हैं, तो हम इसे बोलेंगे प्राइमरी मार्केट, नया शेयर जो है वो इश्यू हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें जो है सिर्फ़ इश्यू किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे सिर्फ़ आप बेसिकली यहाँ पे ये जो इन्वेस्टर्स वो बाय कर रहे हैं, सेल नहीं कर रहे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये ऑफर ही हुआ है, ठीक है? सेल यहाँ पे होगा, एक बार आपने शेयर खरीद लिए, अब आपको सेल करना है तो आप जाके सेंसेक्स में या फिर ज़ीरोधा है, ग्रो है, आप कहीं पे भी इसको सेल कर सकते हो, बट अभी आप यहाँ पे सिर्फ़ खरीद रहे हो, तो यहाँ पे सिर्फ़ बाइंग का ऑप्शन है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो प्राइस है, इसका प्राइस डिसाइड कौन करेगा? तो इसकी प्राइस बेसिकली कंपनी ही डिसाइड करेगी कि मेरा शेयर कितने का है। जैसे मेरा शेयर मान लो ₹110 का पर शेयर है, तो वो कौन डिसाइड कर रही है? कंपनी डिसाइड कर रही है, ठीक है? तो ये हो गया फर्स्ट टाइम जब कंपनी जो है वो अपना शेयर पब्लिक को देती है, उसके लिए आईपीओ लेके आएगी या राइट इश्यू जारी करेगी। जैसे मान लो एक बार आईपीओ लेके आ गए, आपको पे आपने आपने अपने शेयर जो है वो पब्लिक को दे दिए। अब मान लो आपको दोबारा पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो आप क्या करोगे, जिनके पास में एक्जिस्टिंग आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, आप उनसे फिर पूछोगे कि भई हम एक बार फिर से शेयर ला रहे हैं मार्केट में, हमें और पैसों की ज़रूरत है, क्या आप खरीदना चाहोगे क्या? तो उसे बोला जाता है राइट इश्यू, कि भई पहला हक आपका है, हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं अगर आप और शेयर खरीदना चाहो तो, अदरवाइज़ हम पब्लिक के पास में फिर से जा रहे हैं, तो उसको राइट इश्यू बोलेंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट किसको बोलेंगे? जब ये शेयर किसी हम लोग कंपनी को दें, ठीक है? जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है? बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, फाइनेंशियल कंपनीज़ होती हैं, वो बेसिकली शेयर खरीदती हैं आईपीओ के पहले, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि उनको एक भरोसा जग जाता है कि यार ये कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, इसमें कई बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ने भी इन्वेस्ट किया है। तो वो जो है एक ट्रस्ट जनरेट करता है रिटेल इन्वेस्टमेंट में। तो कुछ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट भी होते हैं, ठीक है? जिनका काम ही होता है कंपनी में इन्वेस्ट करना। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी मार्केट, जहाँ फर्स्ट टाइम कंपनी अपने शेयर जो है वो पब्लिक को या इन्वेस्टर्स को देती है, ठीक है? अब मान लो वो शेयर जो है वो आपस में, जो इन्वेस्टर्स हैं आपस में ट्रेड कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि टाटा कंपनी के शेयर जो हैं ऊपर जाएँगे, तो मैं क्या करूँगा, सेकेंडरी मार्केट से, ज़ीरोधा है, ग्रो है, वहाँ से मैं शेयर खरीदूँगा और जब मेरे को लगेगा मेरे को प्रॉफिट आ गया, बेच दूँगा। मतलब अब लोग क्या है, यहाँ पे खरीद और बेच दोनों रहे, मतलब बाइंग भी चल रही है, सेलिंग भी चल रही है। अब कंपनी का यहाँ पे कोई लेना-देना नहीं, ठीक है? कंपनी ने एक बार अपना शेयर इश्यू कर दिया, मतलब कर दिया। अब यहाँ पे हम सब जो हैं मिलकर या तो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं आपस में, ठीक है? अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग।
अब यहाँ पे शेयर के प्राइस कौन डिटरमाइन कर रहा है? ऑब्वियस बात है मार्केट डिसाइड कर रहा है, ठीक है? मार्केट को लग रहा है कि टाटा के कंपनी के शेयर ऊपर जाएँगे तो हम लोग सब खरीद रहे हैं, हमारी डिमांड बढ़ जाएगी तो उस कंपनी के शेयर भी बढ़ जाएँगे। और जब हमको लगेगा नहीं, नहीं ये तो अंबानी कंपनी की डूब रही है, तो हम उसके शेयर क्या है ऑफलोड कर देंगे, बेचने लगेंगे तो उसके शेयर के दाम भी कम हो जाएँगे। तो कहाँ पे यहाँ पे प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? मार्केट डिसाइड कर रही है, ठीक है? यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा था? कंपनी डिसाइड कर रही थी जो फर्स्ट टाइम अपने शेयर लेके आई थी। तो ये हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। और बेसिकली दोनों ही मार्केट को रेगुलेट कौन कर रहा है? सेबी रेगुलेट कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है। मनी मार्केट में मोस्टली कौन रेगुलेट कर रहा था? आरबीआई रेगुलेट कर रही है। और कैपिटल मार्केट कौन रेगुलेट कर रहा है? सेबी रेगुलेट कर रही है। क्लियर है? अब देखो कैपिटल मार्केट में या तो आईपीओ लेके आए, सेकेंडरी मार्केट हो गया, ठीक है? बट मान लो कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसके पास दो तरीके होते हैं। या तो वो किसी से उधार ले ले, डेट ले ले, ठीक है? लोन ले लिया उसने, और लोन में क्या होगा? उसको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है? सिक्योर है, आपने लोन दिया, बदले में आपको रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है? बट यहाँ पर क्या होता है कि भाई कंपनी को लगता है कि यार लोन क्यों लेना? भाई अगर हमारी कंपनी अच्छी है तो पब्लिक को बताओ कि हमारी कंपनी अच्छी है, हम हमारे शेयर्स तुमको दे देते हैं, ठीक है? तो बदले में आप क्या दोगे? आप कंपनी के शेयर खरीदते हो और उस कंपनी को पैसे दे देते हो, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाती है? एक टाइप की आपको ओनरशिप मिल जाती है, ठीक है? बॉन्ड में जब डेट में, लोन में आपको किसी भी प्रकार की ओनरशिप जो है वो नहीं मिलती। यहाँ पे आपको कोई फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलता, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, ठीक है? भाई आपको डिविडेंड, आपकी कंपनी अच्छा कर रही है तो आपको रेगुलर इंटरवल पे कुछ पैसे जो है प्रॉफिट का हिस्सा आपके साथ शेयर किया जाएगा। अदरवाइज़ आपका जो मेन प्रॉफिट क्या है कि अगर शेयर के दाम ऊपर गए तो आपके आपके पैसे बढ़ गए, अगर शेयर के दाम नीचे गए तो आपको लॉस भी होगा। मतलब ये हाई रिस्क जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब आपको प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे आपको कोई लॉस नहीं होगा, क्यों? सिंपल सी चीज़ है कि आपका एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आना ही आना है, और एक सर्टेन टाइम के बाद में, मान लो 10 साल के लिए अगर लोन दिया है तो 10 साल बाद आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जैसा कोई अमाउंट नहीं होता। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया मतलब इन्वेस्ट कर दिया। आपको जिस भी रेट पे आपका शेयर चल रहा होगा, वो शेयर आपको मार्केट में बेच के जो है आप बाहर निकल सकते हो। तो याद यहाँ पे क्या रखना है कि इक्विटी में आपको कंपनी की ओनरशिप मिलती है, ठीक है? इस ओनरशिप का फ़ायदा क्या है कि आपको यहाँ पर वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं, ठीक है? आप कंपनी में जो भी डिसीज़न मेकिंग कर रहे होंगे, तो आपका भी एक से रहेगा डिसीज़न मेकिंग में। बट यहाँ पे आपने पैसा दे दिया, आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और एक सर्टेन टाइम के बाद में आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दिया जाएगा, बट आपकी किसी भी प्रकार की ओनरशिप नहीं रहेगी, ना आपको कोई वोटिंग राइट दिया जाएगा, ठीक है? तो ये एक टाइप के सिक्योर है, ये अनसिक्योर है। यहाँ पे आपको हाई रिस्क भी है, तो लॉस के भी चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है? तो आपको क्लियर हो गया, डेट इंस्ट्रूमेंट यानी आपका बॉन्ड, आपके डिबेंचर्स, और इक्विटी में मतलब कंपनी में हिस्सेदारी, इसको बोलते हैं हम शेयर्स, ठीक है? तो जब आप कंपनी को लोन देते हो, ठीक है? तो वो बेसिकली लो रिस्क का होता है, क्योंकि आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, ठीक है? इसके बाद एक फ़ायदा ये भी होता है डेट वालों को कि मान लो अगर कंपनी बर्बाद हो गई, डूब गई, ठीक है? उस कंपनी के एसेट को बेच दिया जाता है और उससे जो पैसे मिलते हैं, तो उनमें सबसे पहले जिसका उधार होता है, वो पैसे दिए जाते हैं, ना कि शेयर वालों को दिए जाते हैं। ठीक है? तो ये एक नुकसान होता है, ये रिस्क होता है इसमें, ठीक है? जब भी अगर कंपनी को लिक्विडेट किया गया, तो सबसे पहला हक जो बनता है, वो लोन वालों को मिलता है। अब तीसरा ये कि इसके टैक्स बेनिफिट, यानी जब इंटरेस्ट कंपनी पे करती है, आपने लोन लिया, कंपनी ने लोन लिया, कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, तो उस इंटरेस्ट को वो अपने खर्चे में दिखाती है, ठीक है? तो उससे क्या होगा, मान लो उसने ₹100 का प्रॉफिट जनरेट किया, तो ये बोलेगी कि भाई मैंने ₹25 का तो इंटरेस्ट पे किया है, तो मेरा प्रॉफिट 100 का थोड़ी हुआ, मेरा प्रॉफिट सिर्फ 75 का हुआ, तो टैक्स 75 में से कटेगा। जबकि जब शेयर वालों को जो डिविडेंड दिया जाता है, उसको ये उसके खर्चों में नहीं जोड़ा जाता, ठीक है? उसने अगर ₹100 में ₹25 दे भी दिए डिविडेंड, तो भी उसको तो ₹100 में ही प्रॉफिट देना है, तो वो नॉट टैक्स डिडक्टिबल होता है। अब यहाँ पे जिन लोगों के पास भी लोन होता है, लोन जिससे लिया होता है, उनके पास एक ऑप्शन होता है कि आप उसमें इक्विटी में कन्वर्ट करा लो, मतलब आप ओनरशिप ले लो, ठीक है? बाकी इनके पास में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है बॉन्ड में और शेयर्स में। क्लियर है? अब देखो कुछ जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड का मतलब समझ रहे हो ना आप, कि लोन दे रहे हैं। लोन कैसे दे रहे हैं कि भाई ए के पास में पैसा है और बी को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है? तो ए क्या करेगा, इसको पैसे देगा, बदले में बी क्या दे देगा, इसको बॉन्ड। बॉन्ड मतलब एक कागज़ का टुकड़ा। कागज़ के टुकड़े में लिखा है कि भाई मेरे को इसको पैसे देने हैं ₹100 और मुझे इतना इसको इंटरेस्ट देना है ₹10 और मैं 1 साल के बाद पैसे जो है वापस करूँगा। तो इस टाइप की जो डिटेल्स है वो इस कागज़ में लिखी होगी। तो इसके भी कई वेरिएंट है, जैसे फिक्स्ड रेट ऑफ बॉन्ड, यानी मान लो ₹100 का लोन लिया गया, ठीक है? ₹100 का बॉन्ड जारी किया गया, तो इसमें फिक्स कर दिया गया कि भई आपको ₹10 का जो है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब आपने ₹100 इन्वेस्ट किए तो आपको ₹10 जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा, तो ₹110 आपको जो है वो मिलेंगे। क्लियर है? मतलब ऐसा नहीं होगा कि हर साल आपको ₹10 मिलेंगे, सिंपल आपको बोल दिया गया ₹100 में सिर्फ और सिर्फ ₹10 आपको मिलेंगे, भले वो 5 साल का हो, 10 साल का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्लोटिंग रेट में क्या होगा?
फ्लोटिंग रेट में आपका हर साल जो है रेट बदलता जाएगा। किसी दिन कभी 5% हो जाएगा, कभी 6% हो जाएगा, इस तरीके से रेट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है वो बदलता रहेगा। फिर होता है ज़ीरो कूपन बॉन्ड, मतलब ये हमने पहले भी देखा कि बेसिकली अगर ₹100 का लोन है, ठीक है? ₹100 का बॉन्ड जो है वो जारी किया गया है, ठीक है? तो इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? जब आप रिडीम करने जाओगे ना कि भई 1 साल हो गया, मैंने तेरे को ₹100 दिए थे, मेरे ₹100 वापस कर दे, तो आप ₹100 लेके वापस आ जाओगे। तो आपका फ़ायदा क्या हुआ? बेसिकली आपने कभी उसको ₹100 दिए ही नहीं थे, आपने उसको दिए थे ₹90 जो भी हो। अगर आपका 10% का होगा, 8% का होगा, 5% का होगा, तो ₹95 जो है आपने दिए होंगे, बदले में आपने ₹100 उससे पूरे लिए क्योंकि उसकी फेस वैल्यू क्या थी? ₹100 उस कूपन की उस बॉन्ड की फेस वैल्यू थी, ठीक है? मतलब कितने रुपए का बॉन्ड था, कितने रुपए का लोन था, उसको फेस वैल्यू बोला जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे ज़ीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि कोई रेगुलर इंटरवल पे आपको इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा। सिंपल जब ₹100 का जो बॉन्ड था उसके आपने सिर्फ़ ₹90 ही दिए थे, ₹10 आपका प्रॉफ़िट आपको पहले ही दिया जा चुका है। अब जब भी वो पीरियड खत्म हो जाएगा बॉन्ड का, तो आपको ₹100 जो है वो दे दिए जाएँगे। मतलब कोई इंटरेस्ट ₹100 के ऊपर नहीं मिला है, क्लियर है? एक होता है आपका कन्वर्टिबल बॉन्ड यानी आपने किसी को लोन दिया कंपनी को, अब कंपनी ने आपको ऑफर कर दिया कि भाई काम कर, तू मेरा शेयर ले ले, ठीक है? ओनरशिप ले ले मेरी कंपनी में। तो वो एक चांस बनेगा कि भाई अगर मान लो लोन देने वाले को लगता है कि यार कंपनी अच्छा कर रही है, ठीक है? मेरे को तो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है 8% 10% का, बट मैं अगर कंपनी का ओनरशिप शेयर ले लेता हूँ तो ये कंपनी तो भविष्य में और आगे जाएगी, ठीक है? तो मेरे को और ज़्यादा फायदा हो सकता है, तो वो अपने लोन को वो शेयर में कन्वर्ट करा सकता है, क्लियर है? तो उसे बोला जाता है कन्वर्टिबल बॉन्ड्स और या फिर अगर नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड हुआ उसका मतलब कभी भी आप अपने बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट नहीं करा सकते। क्लियर है? फिर होता है आपका एक परपेचुअल बॉन्ड। इसमें क्या होता है सिंपल, कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती कि 5 साल बाद आपको पैसे वापस करना है, 10 साल बाद आपको पैसे वापस करना है, नहीं। सिंपल ये लोन चलता रहेगा आपको हर 6 महीने में, हर 1 साल में आपको जो है इंटरेस्ट जो रेट जो है फिक्स आपको दे दिया जाएगा। ठीक है? मतलब आपको कोई प्रिंसिपल जो है वो कभी नहीं मिलेगा। ठीक है? उसके बाद बॉन्ड्स विथ कॉल एंड पुट ऑप्शन मतलब कभी भी इन्वेस्टर को लगता है कि नहीं, नहीं मेरे पास पैसा आ गया है, मेरे को लोन की ज़रूरत नहीं, तो वो आपका पैसा जो है वापस कर देगा। या फिर इन्वेस्टर को लगता है कि नहीं, नहीं मेरे को पैसा वापस चाहिए, तो वो आप आपसे वापस ले लेगा। ये कॉल एंड पुट का ऑप्शन जो है वो जितना भी टर्म रहता है उसके पहले ही आप उसको छोड़ सकते हो उस लोन को। ठीक है? फिर होता है इन्फ्लेशन बेस पे यानी एक कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड होगा। इसमें क्या होगा कि आपका जब भी प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा, ठीक है? वो इन्फ्लेशन से एडजस्ट होके आएगा। जैसे कि अगर आपने जब लोन लिया था ₹100 का, ₹100 से 2 मैंगो आ रहे थे। ठीक है? अब आपने 5 साल बाद ₹100 आपको मिल तो गए, इंटरेस्ट मिला होगा, बट अब उससे क्या होगा सिर्फ़ एक ही मैंगो आप खरीद पा रहे हो। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वो इन्फ्लेशन से एडजस्टेड हो, ठीक है? अगर मान लो 2 मैंगो के ₹150 मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ₹150 मिलेंगे। आपका प्रिंसिपल जो है वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एडजस्टेड कर दिया गया है। फिर होता है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड यानी आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस लोन पे, वो भी आपका इन्फ्लेशन से एडजस्टेड होगा। मतलब जितना भी रेट होगा, इंटरेस्ट रेट होगा, वो देखा जाएगा कि भई वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है? इस तरीके से इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो है वो जारी किए जाते हैं। क्लियर है? अब देखो यूपीएससी ने कुछ बॉन्ड्स के बारे में पूछा है, स्पेशली गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में पूछा है। तो गवर्नमेंट जो भी बॉन्ड्स जारी करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं जीसेक यानी ऐसे बॉन्ड सिक्योरिटीज़ है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, ठीक है? अब देखो यहाँ पर एक तो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को गवर्नमेंट जारी करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ में एक्चुअल में जारी कौन करती है? आरबीआई जारी करती है, ठीक है? और ये एक टाइप के ट्रेडेबल होते हैं, मतलब अगर मान लो किसी इंस्टीट्यूशन ने खरीदा इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, तो वापस मार्केट में किसी और को बेच भी सकता है, मतलब ट्रेडेबल है। ठीक है? अब ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ये सेंट्रल भी जारी करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी जारी करती है। हमने पहले क्या देखा था जो ट्रेज़री बिल है और जो कैश मैनेजमेंट बिल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंट्रल जारी करती है। बट ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, जो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स हैं, ये बेसिकली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जारी करती है। ठीक है? अब बेसिकली इनको रिस्क फ्री माना जाता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हो, गवर्नमेंट डूबेगी नहीं, ठीक है? गवर्नमेंट आपके पैसे वापस कर देगी, तो ये रिस्क फ्री एसेट होते हैं। इन्हें गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ भी बोला जाता है। ठीक है? अब इसमें कौन-कौन से बॉन्ड्स आते हैं जैसे टी-बिल की सीएमबी, डेटेड, ठीक है? और स्टेट गवर्नमेंट का एसडीएल, ठीक है? अब याद यहाँ पे याद रखना कि ये जो टी-बिल है और सीएमबी है, ये सिर्फ़ सेंट्रल जारी करती है, स्टेट जारी नहीं करती। अब देखो, एक होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी सरकार जारी करती है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप बाहर से सोना खरीदते हो, ठीक है? सोना क्या है हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा हमारा डॉलर जो है वो खर्च होता है। तो सरकार ने बोला कि तुमको गोल्ड के रिटर्न से ही मतलब है ना, तो तुम एक काम करो बॉन्ड ले लो, ठीक है? इसमें क्या होगा आपको फिक्स्ड 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा और साथ ही साथ जो भी गोल्ड का भाव होगा, उस गोल्ड का आपको बेसिकली पैसा जो है वापस कर दिया जाएगा। सपोज़ करो आपने ₹100 का गोल्ड अगर आज खरीदा, ठीक है? 5 साल बाद उस गोल्ड का भाव अगर ₹500 होगा, तो वो आपको ₹500 मिल जाएँगे और साथ ही साथ आपको 2.5% का इंटरेस्ट रेट अलग से मिलेगा। तो इससे बेसिकली ये हुआ कि हमको गोल्ड जो है कम जो है इम्पोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टर को सिर्फ़ अपने रिटर्न से मतलब होता था,
ठीक है? अब देखो, यहाँ पे एक होता है उदय बॉन्ड। उदय बॉन्ड में क्या होगा कि जो पावर कंपनीज़ थी, ये बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही थी। अब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा उधारी था। तो सरकार ने बोला कि काम करो, तुम्हारे लिए मैं बॉन्ड जारी करते हैं, ठीक है? ताकि तुम जो है मार्केट से पैसा लाओ और अपना जो है सुधार कर सको और अपने आप को ट्रैक पे लेके आओ। तो जो पावर कंपनी से, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से वो जो लोन जारी करती हैं, जो बॉन्ड जारी करती हैं, वो उदय बॉन्ड कहलाता है। फिर होता है म्युनिसिपल बॉन्ड, म्यूनि बॉन्ड, ठीक है? बेंगलुरु, इंदौर, ठीक है? इन सब ने भी अपने बॉन्ड्स जो हैं वो जारी किए हैं। इनको अपने रेवेन्यू पर्पज़ के लिए या कुछ अगर प्रोजेक्ट के लिए अगर इनको फंड चाहिए मार्केट से, तो वो म्युनिसिपल बॉन्ड जो है वो जारी करते हैं। फिर होता है ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड में क्या होता है कि कंपनी जारी करती है, उसको कभी भी मान लो कोई अच्छा प्रोजेक्ट लगाना है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है? ग्रीन बेसिकली कोई सोलर पैनल का प्रोजेक्ट लगा दिया, ठीक है? कहीं सोलर पार्क खोलवा दिया। तो इस टाइप के जो ऐसे प्रोजेक्ट जो अपने क्लाइमेट को हेल्प करता हो, अपने एनवायरनमेंट को हेल्प करता हो, उन्हें उसके लिए जो पैसे जारी किए जाते हैं, उसके लिए जो बॉन्ड जारी किया जाता है, उन्हें ग्रीन बॉन्ड बोला जाता है। फिर कुछ बॉन्ड जो है वो इंटरनेशनली जारी किया जाता है, ठीक है? अब जैसे कि ये होता है मसाला बॉन्ड, ये यूपीएससी ने पूछ भी रखा है, ठीक है? मसाला बॉन्ड क्या होता है कि जब आप मार्केट से पैसा लेते हो आउटसाइड, मतलब इंडिया के बाहर से जब आप पैसा लेते हो और वो भी रुपए में लेते हो, ठीक है? तो उसको बोला जाता है मसाला बॉन्ड। अब इसमें फ़ायदा क्या है? बेसिकली जब आप बाहर से पैसा लेते हो तो मोस्टली वो डॉलर में लेना पड़ता है। अब ठीक है, जब आपने डॉलर में लिया था, उस वक़्त वो जो करेंसी का एक्सचेंज रेट था वो 85 था, ठीक है? अब क्या है, मान लो आपने $1 लिया था, $1 का लोन लिया था, उस वक़्त ₹85 मिले थे आपने। अब वही आपको $1 वापस करना है तो उसके लिए अब आपको कितने वापस करने पड़ रहे हैं? ₹91 वापस करने पड़ रहे हैं। मतलब इंटरेस्ट तो अलग से जा ही रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज रेट के कारण आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो इस एक्सचेंज रेट के इश्यू को काउंटर करने के लिए हमने क्या बोला कि हम मसाला बॉन्ड जारी करते हैं। इसका मतलब हम तो सिर्फ़ रुपए में पैसे लेंगे और रुपए में ही पैसे देंगे, ठीक है? अगर ₹100 हमने लिए हैं, तो ₹10 का हम लोग इंटरेस्ट दे देंगे, बट हमारा एक्सचेंज रेट से कोई लेना-देना नहीं होगा। तो वो जो रिस्क होगा एक्सचेंज रेट का, वो कम हो जाएगा। तो जब हम बाहर से पैसा लेते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं और रुपए में पैसा लेते हैं, तो उसे बोला जाता है मसाला बॉन्ड। 2014 में आईएफसी ने इसे जारी किया था। यही सेम कॉन्सेप्ट युआन के लिए होता है। अगर चाइना वाले युआन में पैसे लेते हैं बाहर से, तो उसे पांडा बॉन्ड्स बोला जाता है। क्लियर है? अब देखो, शेयर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कॉमन शेयर, एक होते हैं प्रेफ़रेंशियल शेयर, इन्हें प्रेफ़र्ड शेयर भी बोला जाता है, ठीक है? आपने देखा था कि जब आप शेयर लेते हो तो आपको क्या मिल जाता है, कंपनी की ओनरशिप मिल जाती है, ठीक है? तो ओनरशिप के साथ-साथ फ़ायदा क्या होता है कि आपको वोटिंग राइट भी मिल जाता है, बट प्रेफ़रेंस शेयर में आपको वोटिंग राइट जो है या तो मिल भी सकते हैं या नहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है? दोनों ही केस बनते हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ? देखो, कॉमन शेयर में क्या होता है कि आपका जो डिविडेंड्स होते हैं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मतलब कभी-कभी आपको रेगुलर इंटरवल पे पैसे जो है वो मिलते हैं, अदरवाइज़ होता क्या है, ₹100 का शेयर अगर 110 हो गया तो आपका फ़ायदा है और 90 हो गया तो आपका नुकसान हो गया, ठीक है? यहाँ पे ये तो होता ही है। बट इसमें क्या होगा, आपको कुछ डिविडेंड मिलता है, ₹5, ₹10 ऐसा कुछ मिल सकता है। प्रेफ़रेंशियल शेयर में क्या होगा कि आपको एक फिक्स्ड डिविडेंड रेट मिलता ही मिलता है, ठीक है? शेयर ऊपर-नीचे गया वो तो फ़ायदा है ही, बट डिविडेंड भी आपको मिलेगा, अच्छा खासा, वो भी फिक्स्ड, ठीक है? तो ये फ़ायदा होता है प्रेफ़रेंशियल शेयर में। और तीसरा ये फ़ायदा होता है कि भई अगर मान लो कंपनी डूबी भी सही, तो इस कॉमन शेयर को बेचारे को कोई नहीं पूछेगा, इसके पैसे तो गए काम से। बट प्रेफ़रेंशियल शेयर में क्या हो, जब कंपनी के एसेट को बेचा जाता है, उसके बाद जब सबको पैसे बाँटने की बारी आती है कि चलो अपनी रिकवरी कर लेते हैं, तो लोन वालों को पैसे दिया जाता है, ठीक है? लोन वालों के बाद में जो प्रेफ़रेंशियल शेयर जिनके पास में होते हैं, उनको प्रायोरिटी मिलती है, उनको अपने पैसे वापस मिलते हैं। उसके बाद अगर बचा तो इन कॉमन शेयर वालों को दिया जाएँगे। तो ये कॉमन शेयर जो एक हाई रिस्क होता है, हायर पोटेंशियल रिटर्न पे होता है, बट इसमें क्या होता है, प्रेफ़रेंस शेयर में लोअर रिस्क होता है, बट थोड़ा रिस्क भी लो होता है। क्लियर है? और कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे एंजल इन्वेस्टर, कि आपने अभी कंपनी खोल रहे हैं, आपको आइडिया आया कि मैं ये कंपनी अच्छे से चला सकता हूँ। अब बैंक वालों को लगता है कि नहीं, तुम्हारा आइडिया काम का नहीं है, तुमको मैं पैसे नहीं दे सकता। तो कुछ लोग होते हैं जिनके पास में पैसा होता है, उनको आपके आइडिया पे भरोसा होता है, जैसे आपके परिवार वाले, उनको भरोसा होता है। तो जब अगर आपको पैसे देंगे कि आपको कंपनी खोलना है, तो उसको बोला जाता है एंजल एंजल इन्वेस्टर। मतलब फर्स्ट टाइम आपने कंपनी खोली और आपको पैसे की जरूरत पड़ी, तो वो जो एंजल इन्वेस्टर होगा वो आपकी हेल्प करता है। वेंचर कैपिटल क्या होता है, बेसिकली ये नए-नए स्टार्टअप को फंडिंग देते हैं ये लोग, मतलब आप कंपनी खोल चुके हो, अब आपको क्या है, बेसिकली बड़ा बनना है, ठीक है? आपको और पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो आपके आइडिया पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। ये यूपीएससी ने 2014 में पूछा था। क्लियर है? अब देखो, कुछ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड। अभी तक आपने कंपनी के शेयर खरीदे, डायरेक्टली कंपनी के शेयर ले लिए थे, जैसे टाटा कंपनी के आपने शेयर ले लिए थे, या टाटा कंपनी को आपने उधार दे दिए, तो बॉन्ड दे दिया, ठीक है? अब होता है म्यूचुअल फंड, मतलब आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर, आप कितना कंपनी के बारे में रिसर्च करोगे, ठीक है? आपका अपनी जॉब होगी, अपना बिज़नेस होगा, आपको वो भी करना होगा। आप फुल टाइम इन्वेस्टर तो होते नहीं हो, तो आप क्या करते हो, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, आप एसआईपी लगाते हो, ठीक है? उसमें क्या होता है कि एक प्रोफेशनल मैनेजर होता है, जो बेसिकली यही काम करता है कि कौन-सी कंपनी अच्छी चल रही है, उसके शेयर खरीद लेगा या टाइम आने पे उसके शेयर बेच देगा। मतलब कुल मिला के आपके पैसे को वो मैनेज करेगा। तो प्रोफेशनली जब वो मैनेज किया जाता है फंड, तो उसे बोला जाता है म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है, कोई एक कंपनी नहीं होता, इसमें हर कंपनी जो अच्छा कर रही होती है, एसबीआई, एचडीएफसी, सब कंपनी के जो कंपनी है उनके छोटे-छोटे शेयर जो है वो लेके रखता है, ठीक है?
अब इसको क्या होता है, ये बेसिकली सेबी जो है वो मैनेज करती है। तो ये फैक्ट अपने को याद रखना है, ठीक है? आप तो एक तो आपका रिस्क भी डाइवर्सिफ़ाई हो गया, हम तो क्या सिर्फ़ एक कंपनी में लगाते हैं, ये तो 50 कंपनी के शेयर लेके बैठा होगा, ठीक है? ये शेयर के साथ में बॉन्ड भी लेके बैठा होगा, मतलब डाइवर्सिफ़ाई इसने कर रखा होगा ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। फिर होता है एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब हम तो कंपनी में लगाते हैं, कंपनी ऊपर गई तो फ़ायदा, कंपनी नीचे गई तो फ़ायदा, बट इसमें नुकसान भी उतना ही होता है। तो हमने क्या देखा कि चलो ठीक है, जनरली निफ्टी तो बढ़ता ही है, सेंसेक्स तो बढ़ता ही है। जब टॉप 30 की कंपनी को देखोगे तो सेंसेक्स ओवरऑल पीरियड में आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और निफ्टी जो है टॉप 50 कंपनी वो आपको ओवरऑल बढ़ती हुई दिखेगी। तो क्या होता है, जब आप ऐसा फंड बनाते हो जो इनको सेंसेक्स को और निफ्टी को अगर ट्रैक करे, तो हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगर सेंसेक्स ऊपर गया तो आपका फ़ायदा, अगर निफ्टी ऊपर गया तो आपका फ़ायदा, अदरवाइज़ अगर नीचे गए तो आपका नुकसान। तो इस तरीके से अगर इंडेक्स के बेसिस पे अगर आपने फंड जो बनाया तो उसको बोला जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसमें बेसिकली आपको जो है थोड़ा-सा एक स्टेबिलिटी रहती है, ठीक है? फिर होता है एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कि भई आप तो जो भी है मतलब क्या ही लगाओ, आप बॉन्ड खरीद लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीद लोगे। बट कई बार आपने देखा होगा कि लोग लैंड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कोई स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो बहुत जगह आपको पैसे बनाने का आपको चांस मिलता है, बट आपके पास इतने पैसे होते नहीं हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बनाए जाते हैं, जो ये देखता है कि कहाँ-कहाँ और अपने पैसे जो हैं वो लगाए जाते हैं। बट यहाँ पे कौन होता है, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड, जो बड़े-बड़े लोग होते हैं वो बेसिकली ऐसा फंड क्रिएट करते हैं और फिर ऐसे जैसे लैंड खरीद लेना, ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी ले लेना। तो इस टाइप से जो फंड में इन्वेस्ट किया जाता है उसको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बोला जाता है। फिर रियल एस्टेट में हो गया, भाई आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट तो कर नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा महँगा होता है, ठीक है? अब हमको पता नहीं चलता कहाँ पे कौन-सी बिल्डिंग बन रही है, कैसा हो रहा है काम, तो उसकी जगह क्या आता है कि कोई व्यक्ति जो होगा आपके बिहाफ़ पे वो इन्वेस्ट करेगा। वो आपके लिए जारी करेगा रीट, यानी रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है? तो इस तरीके से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रियल एस्टेट के सेक्टर में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। फिर होता है आपका सॉवरेन वेल्थ फंड, यानी गवर्नमेंट के पास में बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है? मतलब उसके अपने फॉरेक्स रिज़र्व वाला पैसा होता है, ठीक है? कभी-कभी मान लो कोई पेंशन-वेंशन का पीपीएफ वगैरह पैसा जो पड़ा होता है, तो वो कहीं न कहीं इन्वेस्ट जो है वो किए जा सकते हैं, ठीक है? तो उस फंड को अगर वो इन्वेस्ट करती है तो वो सॉवरेन वेल्थ फंड होता है, ठीक है? फिर होता है एक ईएसजी फंड, ईएसजी फंड यानी आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जो कंपनी बहुत ध्यान रखती है कि एनवायरनमेंट का नुकसान ना हो, सोसाइटी इंक्लूजन का ध्यान रखे वो, ठीक है? गवर्नेंस के में सब कुछ ध्यान रखे, सारे गवर्नेंस के रूल्स का वो फॉलो करे, तो ऐसी कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हो तो उसको बोला जाता है ईएसजी फंड। तो ये कुछ फंड्स हैं जो यूपीएससी पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। अब देखो इतना बड़ा कैपिटल मार्केट है, अब मनी मार्केट तो हम समझ गए कि आरबीआई इसको मैनेज करता है। बट इतने ज़्यादा लोन दे रहे हैं, लोग शेयर खरीद रहे हैं, उनके साथ में कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, तो कोई तो बॉडी होगी जो उनका ध्यान रखेगी। तो उस बॉडी को बोला जाता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है? तो इनका जो रिटेल इन्वेस्टर का ध्यान रखने के लिए कोई इनके साथ में फ्रॉड ना करे, कोई इनके पैसे लेके भाग ना जाए, ठीक है? तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी बनाई गई। जब सेबी बनाई गई तब एक एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी थी, यानी कोई एक्ट से या कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बनाई गई थी, सिंपल एक एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी थी। बट इसके इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए फाइनली 1992 में इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई। तो कौन-सा लॉ पास किया गया? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। फिर उसमें कुछ मेंबर 9 मेंबर्स जो हैं वो बनाए गए, जिसको लीड कौन करता है? सेबी के चेयरपर्सन, ठीक है? अब सेबी के चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करता है? ये यूपीएससी पूछ सकती है। तो बेसिकली हमारी जो कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है? वो जो है इसको अपॉइंट करती है। अब इसको हेड कौन करता है? इस कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट को बेसिकली प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, ठीक है? और ये जो रिकमेंडेशन देता है कि किसको हमें सेबी का चेयरमैन बनाना है, वो रिकमेंड करती है एफएसडीसी, ठीक है? करती क्या है ये बॉडी? बेसिकली एक तो ये रूल बना देती है कि भाई जो भी है, जो प्लेयर है हमारे कैपिटल मार्केट में जो शेयर खरीद रहा है, बेच रहा है, ठीक है? जितने भी इंटरमीडिएरीज़ हैं, सबका पहले रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है? कोई बाहर से आके काम नहीं करेगा, ठीक है? स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज मैनेज करेगा कि बीएसई, एनएसई जहाँ पे शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं, वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक? कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही, मतलब ऐसा तो नहीं जिसको कंपनी के अंदर की इन्फॉर्मेशन है, वो बाहर लीक कर दे रहा है और शेयर खरीद ले रहा है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कर सकते आप। तो इसका ध्यान कौन रखेगा? सेबी करेगी। और मेनली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा? हमारा सेबी। कैसे? आप जो स्कोर नाम के एक पोर्टल है, उसपे आप अपने ग्रीवियंस को, जो भी कंपनी आपके साथ गलत कर रही है, आप वहाँ पर अपनी जो शिकायत जो है, वो दर्ज करा सकते हो, ठीक है? दूसरा, यहाँ पे जितने भी इंटरमीडिएरीज़ हैं, ब्रोकर्स हैं, उन सबको सेंसिटाइज़ करना, ठीक है? इनोवेशन प्रमोट करना मार्केट में, ये सब भी कौन प्लान कर रहा है? सेबी। अब कुछ बॉडीज़ हैं जो आपको पूछी जा सकती हैं, जैसे कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। मान लो किसी कंपनी ने फ्रॉड कर लिया, आपके पैसे ले लिए, तो बेसिकली आपको क्या है, इस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से कुछ जो है पैसे जो हैं वो आपको दिए दि दि कंपनसेट किए जाएँगे। फिर मान लो सेबी कोई डिसीज़न लेती है, आप उसके डिसीज़न से खुश नहीं हो, तो आप उसके डिसीज़न को चैलेंज कर सकते हो। कहाँ चैलेंज करोगे? सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल में, ठीक है? जो भी सेबी के अगेंस्ट आपका ऑर्डर होगा वो आप यहाँ पर सुनवाई कर सकते हो।
तो ये हो गया हमारा पूरा सेबी का रोल। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। अभी 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। इससे इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा है कि बॉन्ड, हेज फंड, स्टॉक और वेंचर कैपिटल, इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की बात हुई। हमने देखा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मतलब क्या, कि अल्टरनेट हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। सब लोग क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई शेयर खरीद रहा है या कोई लोन पे बात कर रहा है, ठीक है, लोन दे दे रहा है, तो ये स्टैंडर्ड है, सभी कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखो, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे अल्टरनेटिव की बात पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं या तो हेज फंड के बारे में जनरली पब्लिक को नहीं पता होता है, या वेंचर कैपिटल जिनका में पता नहीं होता कि कौन सी कंपनी बेसिकली अच्छा कर सकती है। तो यही दोनों अल्टरनेट फंड में आ रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड में तो सभी इन्वेस्ट कर रहे हैं और स्टॉक पे भी कर रहे हैं, तो ये तो कॉमन फंड हो गया। तो यहाँ पे तो अल्टरनेटिव की बात नहीं हो सकती। तो कॉमन सेंस से भी आप जाओगे तो हेज फंड और वेंचर कैपिटल, यानी ओनली 2 जो है आपका आंसर होता है यहाँ पर। अब चलते हैं आगे। अब ये देखो 2025 का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, एज रिगार्ड रिटर्न्स फ्रॉम an investment in a company, generally bond holders are considered to be relatively at lower risk than stakeholder। करेक्ट है। हमने देखा कि बॉन्ड होल्डर को क्या होता है कि भाई वो सेफ होता है, उसको अपने फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब होता है, और स्टॉक होल्डर वाले को बेसिकली अगर कंपनी डूबती है तो इसको नुकसान होगा, इसको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का एसेट जब बेचेंगे तो ये बेसिकली बॉन्ड होल्डर को उसका पैसा मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसको कम रिस्क होता है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखो, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू कंपनी वेयर एज स्टेक होल्डर्स आर इट्स ओनर। ऑब्वियस बात है, स्टेक होल्डर हमने देखा कि उसको ओनरशिप मिलती है, उसको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। थर्ड देखो, फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर बाय कंपनी। हमने अभी यही देखा कि जब भी कोई कंपनी डूबेगी तो पहला किसका बनेगा, बॉन्ड होल्डर का बनेगा, इसीलिए वो लो रिस्क पे रहते हैं। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है थर्ड वाला भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, और ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब ये 2025 का क्वेश्चन देखो, ठीक है। इंडिया अकाउंट्स फॉर वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली, दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, हो सकता है हमको आइडिया ना हो। सेकंड देखो, इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट, इवन ओवरटेकिंग हांगकांग एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, फैक्चुअल है, हो सकता है हमको पता ना हो। थर्ड देखो, देर इज नो रेगुलेटरी बॉडी ईदर टू वार्न स्मॉल इन्वेस्टर अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग और टू एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर इन दिस रिगार्ड। अब आप सोचो, इतनी बड़ी हमने अपनी बॉडी बना रखी सेबी, क्या वो ये भी काम नहीं कर सकती, तो काम करेगी क्या। और ये कैसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हुआ। हमने जब भी देखा कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट बेसिकली यूपीएससी में गलत ही होते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है, नो रेगुलेटरी बॉडी। नहीं भाई, हमारे सेबी जो है उसका काम ही यही है, ये इन्वेस्टर को बचाना। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकता। अब ऑप्शन देखो, यहाँ भी 3 है, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ भी 3 है, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ भी 3, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या बचा, ए, 1 एंड 2 ओनली। तो इस तरीके से इसको एलिमिनेशन से आप इसको सोल्व कर सकते थे। अब ये 2024 का क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये सीबीएलओ है, जो हमने पढ़ा था मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट। आंसर क्या होगा इसका, मनी मार्केट। अभी हमने क्लास में देखा इसको। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये भी इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, कंसीडर फॉलोइंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मोटर व्हीकल, करेंसी स्वेप। अब ये पूछ रहा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा। आपको समझ में आ रहा है, ट्रेडेड फंड तो ही फाइनेंस से रिलेटेड होगा, करेंसी कहीं ना कहीं फाइनेंस आ गया, मोटर व्हीकल कैसे फाइनेंस में आ सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, दोनों ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो 1 एंड 3 इसका आंसर होगा। तो इस टाइप से इजी क्वेश्चन जो आ रहे थे, जो आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, अब ये देखो 2023 का ये भी क्वेश्चन इजी है। ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। अब हमने देखा मनी मार्केट 1 साल का है, ये भी नहीं हो सकता। ट्रेजरी बिल ये भी 1 साल के अंदर का है, तो ये नहीं हो सकता। तो क्या बचेगा, बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट। मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन, सिंपल पता है, कैपिटल मार्केट आपको पता है, तो आप आंसर कर सकते हो। ये 2023 का क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओनली 2। अब ये क्वेश्चन आया था, भलते ही आ गया था क्वेश्चन कि ये बीटा क्या होता है। ठीक है, किसी को नहीं पता था उस वक्त, सबने यहाँ पर तुक्का मारा था। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक टाइप का मार्केट की वॉलेटिलिटी दिखाता है। तो ये एक टाइप का न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट मेजर द फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक ऑफ टू चेंजेस इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। मतलब कितना तेजी से ऊपर नीचे होता है शेयर, तो उसको बोला जाता है बीटा। ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो सबके लिए डिफिकल्ट होता है, तो इसमें अपने को टेंशन नहीं लेना है। अब ये देखो 2022 का क्वेश्चन, ये भी बहुत ईज़ी है, सिंपल आपको एलिमिनेशन करना था। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब किसको रेगुलेट करेगा, बैंक को रेगुलेट करेगा। अब बैंक का काम क्रेडिट रेटिंग तो हो नहीं सकता। क्रेडिट रेटिंग बेसिकली किसको दी जाती है, जनरली कंपनीज को दी जाती है। ठीक है, कि वो कितना उधार ले रही है, कितना ये अच्छा काम कर रही है। ठीक है, अब कंपनीज को बेसिकली कौन रेगुलेट कर रहा है, सेबी रेगुलेट कर रही है। तो हम इसी पहले स्टेटमेंट से आइडिया लगा रहे हैं कॉमन सेंस से कि आरबीआई ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप पहले को एलिमिनेट कर लेते तो आप ये देखो, ये भी बाहर हो जाता, ये भी बाहर हो जाता, ये भी बाहर हो जाता। तो आंसर क्या बचता, बी, 2 एंड 3। एलिमिनेशन आप इसको आराम से सोल्व कर सकते थे, कि अगर मान लो दोनों नहीं भी पता, क्योंकि दोनों फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों फैक्चुअल स्टेटमेंट है, तो आप एक से ही इसको सोल्व कर सकते थे।
अभी देखो 2020 का क्वेश्चन ये बोल रहा है कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। कमर्शियल पेपर बेसिकली कंपनी जो जारी करती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए उसको पैसे की अगर जरूरत पड़ती है, बट फिर भी मान लो कन्फ्यूजन होता है तो आप सेकंड देखो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय आरबीआई। अब देखो हमने देखा सर्टिफिकेट डिपॉजिट कौन जारी कर रहा है, बैंक जारी कर रही है, ठीक है। जब उसको शॉर्ट टर्म पैसों की जरूरत पड़ रही है तो आरबीआई हो नहीं रही, लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म के लिए जारी हो रही है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो नहीं सकता, ठीक है। तो 1 एंड 2 इसका नहीं हो सकता। तीसरा देखो, कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज फॉर इंटरबैंक ट्रांजैक्शन, करेक्ट है। कॉल मनी में देखा ना मनी मार्केट में कि जनरली एक दिन से कम का अगर पैसा चाहिए बैंक को अगर चाहिए तो दूसरी बैंक से वो पैसे ले लेते हैं, उसको बोला जाता है कॉल मनी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ देखो, जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक टू कॉर्पोरेशन। पहली बात तो ये इंटरेस्ट बियरिंग होते ही नहीं, क्योंकि नाम से पता चल रहा है ये जीरो कूपन है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अगर 100 रुपये का लोन है तो बेसिकली आपको जब रिडीम करोगे तो 100 रुपये ही मिलेंगे। पर फायदा क्या है कि ये बॉन्ड आपको मिला था 90 रुपये में, मतलब आपको डिस्काउंट जो है इंटरेस्ट काट के दिया गया था, ठीक है। तो ये जीरो कूपन बॉन्ड होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट भी नहीं होता, ये स्टेटमेंट सही नहीं होता, ठीक है। पहले को तो हम वैसे ही आउटडेट कर चुके हैं, तो आंसर क्या बचता है इसका? इसका आंसर क्या बचता है? 1 एंड 3। मतलब अगर पहले में अगर डाउट भी होता तो भी आप इसको सी जो है आराम से इसको मार्क कर सकते, क्योंकि दूसरा तो करेक्ट होने से रहा, ठीक है। तो इस तरीके से ईजी क्वेश्चन जो है आप सोल्व कर सकते हैं। अभी 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर हु वांट टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ डायरेक्टली। तो बेसिकली यही होता है पार्टिसिपेटरी नोट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पी नोट्स। अब होता क्या है कि कुछ फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं जो इंडियन मार्केट या इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट वो सेबी के साथ में रजिस्ट्रेशन नहीं चाहते, ठीक है। हो सकता है उनके पास में हवाला का पैसा हो या करप्शन का पैसा हो, तो सेबी को किस मुंह से आए और यहाँ पे शेयर खरीदे। तो क्या करते हैं, सेबी के साथ में जो भी दूसरे रजिस्टर्ड फाइनेंशियल कंपनीज होंगे, ब्रोकर्स होंगे, तो ये कंपनी क्या करेगी, उसको बोलेगी भाई तू एक काम कर, मेरे बिहाफ पे तू इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, तू तो रजिस्टर्ड है, तू तो आराम से मैनेज कर लेगा। अब ये जब इससे पैसे देंगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो बदले में ये क्या जारी करेंगे? पी नोट्स जारी करेंगे, प्रोमिसरी नोट, कि भाई हाँ इसने मेरे को पैसे दिए हैं, तो वही बोला जाता है पार्टिसिपेटरी नोट, ठीक है। अब देखो 2014 ये हमने देखा, वेंचर कैपिटल मतलब क्या, कि लॉन्ग टर्म पैसा बेसिकली स्टार्टअप को दिया जाता है जब नए एंटरप्रेन्योर को अच्छा आइडिया लेके आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अब ये तो बहुत ईज़ी है कि भई बियर मार्केट क्या होता है कि जब भी लोगों को लगता है कि यार अभी मार्केट क्रैश करेगा या इस कंपनी के शेयर जो हैं वो नीचे जाएँगे, तो वो इन्वेस्ट करता है और वो बेसिकली उसमें लॉस में बेसिकली जब कंपनी गिर जाती है तो उसको फ़ायदा कमाता है, तो उसको बोलते हैं बियर मार्केट। जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? बुल मार्केट, यानी लोग प्रॉफ़िट कमाते हैं, ₹100 का हो गया 110, ठीक है? अब जब होती है बियर मार्केट, उनको लगता है कंपनी नीचे जाएगी या मार्केट नीचे जाएगा, तो 100 का शेयर बेचते हैं वो लोग 50 में, ठीक है? खरीदते वो 50 में ही है बेसिकली, तो ये उनको ₹50 का फ़ायदा होता है, तो ये उसको होता है बियर बोलते हैं। तो ये था हमारा फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स यहाँ पे है और बेसिकली ईज़ी नेचर के होते हैं। जनरली ये बहुत टफ लगता है, बट सिंपल आप समझ गए, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट आपने थोड़े से याद कर लिए तो ये केक वॉक हो जाएगा आपके लिए और ईज़ी आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो बोनस में आपको मिल जाएँगे। तो आपको इसका बस रिवाइज़ करना है, सारे हमने एस्पेक्ट इसके कवर कर लिए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।